नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात आती है एससीओ क्या है। तो एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई देश एक साथ मिलकर काम करते हैं। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। ये यूरेशिया कौन कौन से, जो यूरोप है और एशिया, इसको साथ में मिला के यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरेशियन जो कंट्रीज है उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति लाना, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। जो भी इस एससीओ से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उन सभी में शांति बनाए रखना, सुरक्षा लाना लोगों में और एक स्थिर सरकार का गठन करना। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 15 जून 2001। कहाँ? शंघाई में। एससीओ चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 2003 में लागू हुआ था। ये जो एससीओ चार्टर है ये 2002 में इस पे साइन किया गया और 2003 में इसको लागू कर दिया गया। यह चार्टर एक संवैधानिक दस्तावेज है। यह जो है एक संवैधानिक दस्तावेज है जिसको एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल या लिखित तरीके से मान सकते हैं कि इस दस्तावेज को लिखा गया है, इस चार्टर को, जो संगठन के लक्ष्यों एवं सिद्धांतों आदि के साथ इसकी संरचना तथा प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है। जो कि इस चार्टर में क्या क्या लिखा हुआ है कि इस संगठन के क्या लक्ष्य होंगे, क्या सिद्धांत होंगे और इसकी क्या संरचना होगी, इन सभी के बारे में इस चार्टर में लिखा है। रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषा है। तो जो रसिया की रूसी लैंग्वेज है और चाइना की चीनी लैंग्वेज, ये दोनों ही एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज में आती हैं। वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान शंघाई 5 नाम के संगठन के सदस्य थे। तो 2001 से पहले क्या हुआ कि जो कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, ये पांचों देश शंघाई 5 के नाम से जाने जाते थे। वर्ष 1996 में शंघाई 5 का गठन विसैन्यीकरण वार्ता की श्रृंखलाओं से हुआ था, जो चीन के साथ 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने सीमाओं पर स्थिरता लाने के लिए किया था। तो ये जो वर्ष 1996 था, उस समय शंघाई 5 का जो गठन हुआ था वो विसैन्यीकरण, मतलब सैनिकों को जो सीमा पर विवाद था उसको स्थिर करने के लिए इस वार्तालाप को किया गया था। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के साथ संगठन में प्रवेश के बाद शंघाई 5 को एससीओ का नाम दिया गया। वर्ष 2001 में क्या हुआ, एससीओ के अंदर जो उज्बेकिस्तान था इसका प्रवेश हुआ, तो उसके बाद से इसको एससीओ नाम दिया गया। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिल गया। तो 2017 में भारत को भी मिला और पाकिस्तान को भी इसका सदस्य होने का दर्जा मिल गया। इसके सदस्य देश देखते हैं तो वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। मतलब टोटल 8 जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं। पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षक देश में शामिल है। मतलब ये हुआ कि एससीओ के ऊपर इन चारों देशों की भी जिम्मेदारी है। ये 4 हो गए पर्यवेक्षक। और वार्ता साझेदार देश, कौन कौन से देशों के बीच में इसकी जो वार्तालाप है उसका साझा किया जाता है, वो है अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका। टोटल मिला के 6 सदस्य जो हो गए वार्ता साझेदार हैं और 4 हमारे पर्यवेक्षक हैं और 8 हमारे सदस्य देश हैं। तो टोटल
18 कंट्रीज इसके अंदर में हो गई। एससीओ के लक्ष्य क्या हैं? सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मजबूत करना। तो जो भी इसमें सदस्य देश हैं उसके आपस में विश्वास और सद्भावना अच्छी को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। राजनीतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना। तो जो राजनीति है, व्यापार है, अर्थव्यवस्था है, साइंस टेक्नोलॉजी है और जो संस्कृति है उसमें सहयोग देके बढ़ावा देना है। शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि के क्षेत्रों में भी संबंध को बढ़ाना है। संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना तथा सुनिश्चितता प्रदान करना है। तो जो भी क्षेत्र हैं इससे संबंध में उसमें शिक्षा हो गया, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, शांति, सुरक्षा, स्थिरता, इन सबको बनाए रखना है। एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है। एससीओ के मार्गदर्शक सिद्धांत: पारस्परिक विश्वास, आपसी लाभ, समानता, आपसी परामर्श, सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान तथा सामान्य विकास की अवधारणा पर आधारित आंतरिक नीति है। तो एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास हो, आपस में लाभ का बंटवारा हो, कुछ समानताएं भी रहें, आपस में परामर्श हो, जो कल्चर है उसकी डाइवर्सिटी के लिए सम्मान हो तथा जो सामान्य विकास पे इसकी जो सिद्धांत है वो काम करते हैं। गुटनिरपेक्षता, किसी तीसरे देश को लक्ष्य न करना तथा उदार नीति पर आधारित बाह्य नीति है। ये जो गुटनिरपेक्षता होती है ये इसकी बाहरी नीति है। एससीओ की संरचना है, देख लेते हैं। तो एससीओ में राष्ट्र प्रमुखों की परिषद होती है। यह एससीओ का सर्वोच्च निकाय है जो अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से तथा बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करती है। तो जो राष्ट्र प्रमुख का परिषद जो है ये एससीओ की सबसे सर्वोच्च निकाय है। ये क्या काम करती है कि जो अन्य राष्ट्र हैं या दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उसके साथ अपनी गतिविधियों को साझा करके, एक दूसरे को बता करके बातचीत से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो भी हो रहे हैं उस पर विचार करना इसका काम है। शासन प्रमुखों का परिषद जो एससीओ के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर वार्ता कर निर्णय लेती है तथा संगठन के बजट को मंजूरी देती है। जो शासन प्रमुखों का परिषद है वो क्या करती है? संगठन के बजट को मंजूरी देगी। विदेश मंत्रियों की परिषद यह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। जो डेली की गतिविधियां होती हैं उनके ऊपर विचार करती है। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद तथा चरमपंथ से निपटने के मामले देखता है। संघाई सहयोग संगठन का जो सचिवालय है ये सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु बीजिंग में अवस्थित है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बीजिंग में। हेडक्वार्टर बीजिंग। एससीओ की प्रमुख गतिविधियां देखते हैं। तो प्रारंभ में एससीओ ने मध्य एशिया में आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद को रोकने हेतु परस्पर अंतर क्षेत्रीय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो पहले क्या हुआ? पहले आतंकवाद और अलगाववाद या उग्रवाद जो भी था उसके रोकने के लिए प्रयास कर रहा था। वर्ष 2006 में वैश्विक वित्त पोषण के स्रोत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी को शामिल करने हेतु संगठन की कार्यसूची को विस्तार किया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वैश्विक वित्त पोषण के स्रोत के रूप में तो जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ की जो तस्करी था उसको शामिल कर लिया इसमें। वर्ष 2008 में एससीओ ने अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया था। जब अफगानिस्तान वर्ष 2008 में अनस्टेबल कंडीशन में था तो उस समय वहाँ पे
सक्रिय स्थिरता लाने के लिए भाग लिया था एससीओ ने। लगभग इसी समय एससीओ ने विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया और इसी समय 2008 के समय में जो एससीओ थी उसने कई सारी आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। इससे पहले वर्ष 2003 में अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु एससीओ सदस्य देशों ने बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग हेतु 20 वर्ष के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया। तो मुक्त व्यापार करने के लिए एससीओ ने 20 साल का एक कार्यक्रम पे हस्ताक्षर किया जो भी इसके सदस्य देश थे 2003 में। अब ये 20 साल के लिए था तो 2023 में इसका तिथि एंड हो रही है। एससीओ की विशेषताएं। एससीओ में वैश्विक जनसंख्या का 40%, वैश्विक जीडीपी का लगभग 20% तथा विश्व के कुल भूभाग का 22% शामिल है। तो एससीओ में जब हमारे ये इंडिया है, चाइना है, रशिया है, तो ऐसे ही जनसंख्या का 40% हो गया। उसके बाद से फिर जीडीपी भी 20% हो गई क्योंकि टॉप की इकोनॉमी है। और जो कुल भूभाग है तो उसमें भी 22% क्योंकि यहाँ पे रशिया है, चाइना है और इंडिया 7th पोजीशन पे है ही रैंकिंग में, तो इसलिए कुल 22% भी शामिल हो गया इसमें। अपने भौगोलिक महत्व के चलते एससीओ एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। तो इसमें जो अधिकतर देश हैं वो लगभग एशिया में हैं। इस वजह से एशिया के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा रणनीतिक प्रभाव भी पड़ता है। अपने इसी विशेषता के कारण एससीओ मध्य एशिया को नियंत्रित करने तथा क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने में सक्षम है। तो मध्य एशिया में जो है वो अमेरिका का जो भी प्रभाव है उसको सीमित करने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा क्षमता है। एससीओ को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। एससीओ के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं वो देखते हैं। तो एससीओ की सुरक्षा चुनौतियों में आतंकवाद, उग्रवाद तथा अलगाववाद का मुकाबला करना और मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी रोकना, अवैध अप्रवासन की रोकथाम करना इत्यादि शामिल है। जो अवैध रूप से अप्रवासन होता है मतलब एक माइग्रेशन जो होता है लोगों का एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पे चले जाना, और जो मादक पदार्थ शराब और भी ओपियम या भांग, अफीम, गांजा इन सब के और हथियारों की तस्करी को रोकना एससीओ का काम है। और एससीओ जो है आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का भी विरोध करती है। भौगोलिक रूप से निकटता होते हुए भी संगठन के सदस्यों के इतिहास, पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रीय हितों एवं सरकार संपन्नता व संस्कृति के रूप में समृद्ध विविधता एससीओ को निर्णयों लेने में की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। तो इसमें जो भी सदस्य देश हैं उनका इतिहास अलग है, पृष्ठभूमि भी अलग है, भाषा अलग है और सबका अपना अपना राष्ट्रीय हित है और सबकी अलग अलग संस्कृति है। इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा विविधता की वजह से एससीओ को अपना निर्णय लेने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व है? एससीओ इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है और इसमें चीन तथा रूस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। एससीओ जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। इसमें चीन तथा रूस के बाद भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा सबसे बड़ा देश भारत है। इसमें इस संगठन में शामिल होने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ा है। इसमें जब शामिल हुआ तो इंटरनेशनल जो महत्व था भारत का वो कुछ बढ़ गया है। भारतीय हितों की जो चुनौतियां हैं, चाहे वह आतंकवाद से जुड़ी हों, ऊर्जा की आपूर्ति हो या प्रवासियों का मुद्दा, ये सभी मुद्दे भारत और एससीओ दोनों के लिए अहम हैं और ऐसे में भारत के इस संगठन से जुड़ने से दोनों तरफ परस्पर लाभ होगा। तो जो भारत की जो चुनौतियां हैं जैसे वो आतंकवाद हो गई, ऊर्जा की आपूर्ति हो गई और जो प्रवासियों का मुद्दा है, ये क्या है भारत का भी मुद्दा है और एससीओ का भी मुद्दा है। तो इन दोनों का जब ये कॉमन मुद्दा है तो इससे भारत के जुड़ने पर दोनों को ही लाभ होगा। एससीओ की सदस्यता मिलने के साथ ही अब भारत को एक बड़ा वैश्विक मंच मिल गया है। एससीओ यूरेशिया का एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका केंद्र मध्य एशिया और इसका पड़ोस है।
ऐसे में इस संगठन की सदस्यता भारत के लिए कई मौके उपलब्ध करवाने वाली साबित हो सकती है। तो जो एससीओ है उसका जो मेन हिस्सा है वो मध्य एशिया है, केंद्र सेंटर पॉइंट जो है मध्य एशिया और उसका आस पड़ोस का जितना भी क्षेत्र है। तो इस तरह से क्या होगा कि संगठन की सदस्यता मिलने से भारत को कई सारे मौके खुल जाएंगे, अगल बगल में व्यापार करना, मित्रता, घनिष्ठता ये सब भी बढ़ जाएगी आस पड़ोस के देशों से। क्योंकि चीन एससीओ के माध्यम से क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को पूरा करना चाहता है, तो जो चीन है वो एससीओ के माध्यम से अपने रणनीतिक हित जो भी उसके हैं उसको पूरा करना चाहता है। तो भारत भी इस स्थिति का लाभ उठाने हेतु पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, जो पाकिस्तान आतंकवाद को फंडिंग करता है, उस पर लगाम लगाने के लिए चीन का सहयोग भी मांग सकता है। मध्य एशिया के देश जो प्राकृतिक गैस तेल भंडार के मामले में धनी हैं, उनके साथ संबंधों को विस्तार देने में एससीओ भारत के लिए एक अच्छा जरिया बन सकता है। तो जो भी सेंट्रल एशिया के देश हैं जहाँ पे प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार ज़्यादा है, तो वहाँ पे भारत का संबंध अच्छा होने से एक विस्तार मिल सकता है भारत को, ताकि वो अपनी जो ऊर्जा की कमी है उसको पूरा कर सके। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और रूस व यूरोप तक व्यापार को ज़मीनी मार्ग खोलने के लिए इस मंच का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो भारत है उसको यूरोप और रूस तक जो अपना व्यापार है उस बाय लैंड करने के लिए एक मंच मिल गया है, तो उस भारत को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। भारत के लिए एससीओ की सदस्यता क्षेत्रीय एकीकरण, एक यूनिटी हो जाए, लोकल यूनिटी, सीमाओं के पार संपर्क एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान कर सकती है। एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी जो रैड्स है उसके माध्यम से भारत गुप्त सूचनाएं साझा करने, कानून प्रवर्तन एवं सर्वोत्तम प्रथाओं अथवा प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में कार्य अपनी आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में सुधार कर सकता है। तो जो एससीओ है उसके माध्यम से भारत जो है वो जो भी गुप्त सूचनाएं हैं उस सबको साझा करके और कानून बना के जो भी आतंकवाद विरोधी क्षमता है उसमें सुधार ला सकता है। एससीओ के माध्यम से भारत मादक पदार्थों की तस्करी तथा छोटे हथियारों के प्रसार पर भी रोक लगाने का प्रयास कर सकता है। आतंकवाद एवं कट्टरतावाद की सामान्य चुनौतियों को लेकर साझा प्रयास किए जा सकते हैं। जो आतंकवाद है और कट्टरतावाद है इस पे एक साझा प्रयास हो सकता है। एससीओ के माध्यम से सदस्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करते हुए भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय तथा फार्मा उद्योगों हेतु एक विशाल बाजार मिल सकता है। तो जो भारत है उसको मध्य एशिया के अंदर एक मार्केट मिल सकता है अपने प्रौद्योगिकी के लिए, टेलीकॉम के लिए, बैंकिंग सेवाओं और जो भी फाइनेंशियल हैं इन सभी सेवाओं के लिए एक बाजार मिल सकता है मध्य एशिया में। ये काम एससीओ के माध्यम से काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एससीओ में शामिल होने से भारत के लिए क्या चुनौती हैं? तो पाकिस्तान जो है वो भी एससीओ का सदस्य है और वह भारत की राह में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ बनाते रहता है। तो ऐसे में भारत को स्वयं को मुखर तौर पे पेश करने की क्षमता प्रभावित होगी। तो जो भारत है उसको अपने आप को डेवलप करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी। इसके अलावा चीन और रूस के एससीओ के सह संस्थापक होने और इसमें इन देशों की प्रभावी भूमिका होने की वजह से भारत को अपनी स्थिति मजबूत बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो जो चीन है और रूस है वो एससीओ के जो सह संस्थापक देश हैं, इसकी वजह से भारत को अपना एक प्रभावी भूमिका बनाने में काफ़ी समस्या हो सकती है। साथ ही एससीओ का रुख परंपरागत रूप से पश्चिम विरोधी है। तो जो एससीओ है उसका जो वो वेस्टर्न कल्चर का विरोध करता है, जिसकी वजह से भारत को पश्चिमी देशों के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी में संतुलन कायम करना होगा। तो जो भारत है उसको अपने आप को पश्चिमी देशों के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।